हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुकी है आप लोगों के लिए डार्क ऑब्सेशन ऑफ साइको आशिक का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इस वक्त ज़ायरा जो कि अपने लैपटॉप पर अपनी नज़र गड़ाई हुई थी, ये देखने के लिए कि आखिर ये करण राठौर है कौन सा शख्स जो कि उसकी ज़िंदगी में आकर के उसे तबाह करने की कोशिश कर रहा है। और जिस हिसाब से उस आदमी ने सच बताया था, अब ज़ायरा और साथ ही अहाना दोनों उस आदमी के पीछे ही पड़ चुके थे। पूरी रात आज ज़ायरा को नींद नहीं आई थी। एक अजीब सी बेचैनी और हल्का हल्का उसके पेट में दर्द था, जिसकी वजह से वो सुबह काफ़ी जल्दी तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं इशिता जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, सुन ए लड़की, सुनना। तभी ज़ायरा पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या है बोल। इशिता खड़े होते हुए ज़ोर से ज़ायरा को हक करते हुए कहती है, यार कल के लिए सॉरी यार, मुझे ना रात भर तेरे डरावने डरावने सपने आ रहे थे कि तू चुड़ैल बन गई है, तेरे बाल खुले हैं, तू आ करके मेरे कंधे पर ऐसे पैर रख के बैठी हुई है। देख यार बहन, तुम ना प्लीज़ गुस्सा नहीं करना यार, तू बहुत डरावनी लगती है मुझे। इशिता पूरी तरह से नींद में थी और ज़ायरा उसके गाल को खींचते हुए कहती है, क्या बकवास करती रहती है, हट लेट हो रहा है मुझे। तब इशिता उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, सुनने यार, कल ज़्यादा बोल दिया था ना, गुस्सा तो होगी, तो मारने का मन नहीं हो रहा मुझे। अगर मारने का मन है ना तो ये ले, गाल आगे कर रही हूँ मैं। और वाकई इशिता ने अपने गाल को आगे कर दिया था। ज़ायरा जो कि उसके गालों पर जोर से भी अपना हाथ मारने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से जाकर के उसके गालों पर अपने होठ को रखते हुए कहती है, "मुआ! मेरी बेस्टी है तू, तेरी बात का बुरा नहीं लगता, बस तू नाराज मत हुआ कर।" तब इशिता आगे कहती है, अच्छा सुन, वो बॉडीगार्ड भाई साहब नहीं आएंगे क्या, कहाँ है वो। ज़ायरा जो उसकी तरफ देखकर कहती है, तेरे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे उस भाई साहब को लेकर, दूर रहे तू पागल कहीं की। और वो तो सुबह से अपनी ड्यूटी पर है। ये सुनकर इशिता कहती है, क्या मतलब यहाँ पर भी आ गए, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तैयार हो जाती ना थोड़ा। तभी ज़ायरा इशिता से कहती है, बेटा तो बस नहा ही लिया कर, उतने में ही काफ़ी खूबसूरत लगना शुरू कर जाती है, लेकिन वो भी तुझसे नहीं होता पागल। और तुझे लगता है तुझे कोई लड़का मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बिना नहाए हुए लड़कियों को कौन ही देखता है। खैर मैं जाती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, और वैसे भी आज सुबह कई डील आ चुकी है, मुझे सब कुछ क्रैक करना होगा, और अगर नहीं कर पाई तो फिर मेरे हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। और हाँ इश्ता, हो सकता हो ना कुछ दिन में मुझे लंदन के लिए निकलना हो। आहाना तो काफ़ी टाइम से कह रही है, पर पता नहीं क्यों मुझे सेफ़ नहीं लग रहा था। अभी वो ईशान है, तो ये सुनकर इशिता उसको टीज़ करते हुए कहती है, अच्छा तो ईशान भाई साहब, एक मिनट से भाई साहब क्यों बोल रही हूँ, आई मीन वो ईशान जी आ गए, इस वजह से आप उनके साथ लंदन भी जाएंगे और कमरा भी सेम ही शेयर करेंगी ना। इतना आगे बढ़ते हुए देखकर ज़ायरा उसके सर पर एक टपली मारते हुए कहती है, तू ना थोड़ी सी साइको है पागल, कितना गंदा सोचती है। चल मैं निकलती हूँ, और सुन कुछ खा लेना तू, और उस टेडी बियर से दूर रहना। तभी जैसे ही ज़ायरा भी दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, वो टेडी बियर उसकी तरफ देख कर कहता है, बाय, तुमने तो मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, पर मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। ये सुनकर ज़ायरा कहती है, अच्छा। और फिर वो पीछे मुड़ करके उसी टेडी बियर के सामने खड़े होते हुए कहती है, तुम मुझे मिस करोगे। ओह, एक काम क्यों नहीं करते, मैं तुम अपने पर्स में रख लेती हूँ, हम दिन भर मिलते रहेंगे। तभी वो टेडी बियर अपने गर्दन को एक बार लेफ्ट तो एक बार राइट टर्न करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम तो मुझसे मिलने ही आ रही हो, तुम्हें मुझे अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, चलो जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हें दिन भर देखना है। यह सुनकर ज़ायरा जो कि खड़े होते हुए कहती है, तुम तो मेरे ऑफिस में नहीं रहोगे, फिर कैसे देखोगे मुझे। तभी वो अपने गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाते हुए ज़ायरा की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे नहीं जानती हो, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें हर जगह देख सकता हूँ। I can see you everywhere, my eyes always on you, my little heart। अब इशिता तो इस बात को सुनकर के चिप्स चबाते हुए आती है और प्यार से उस टेडी बियर को उठाते हुए कहती है, ओ ये कितना प्यारा। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है ज़ायरा पर, जो कि एकदम से स्टैचू बन चुकी थी और किसी गहरी सोच में डूब चुकी थी, अपना मुंह हल्का सा खोल करके। तब इशिता उसके सामने आते हुए कहती है, हे बहन, क्या हुआ, तू तो जा रही थी ना।
ज़रा उस टेडी बियर की तरफ एक बार देखती और फिर इशिता की तरफ देखकर उसे ज़ोर से हक करती और जानबूझ करके उसके कान के पास अपने होठों को लाते हुए कहती है, संभल कर रहना इससे, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। इशिता जो कि थोड़ी तेज आवाज में कहती है, तुझे दुनिया की कोई चीज ठीक लगती है? सबसे पहले तो तेरा सीआईडी वाला दिमाग एक्टिवेट हो जाता है किसी को भी देखकर। और इस टेडी बियर में क्या प्रॉब्लम है? आप देख, ये टेडी बियर ना मेरा हो चुका है ना टेडी बियर, मेरी हनी बनी। लेकिन तभी वो टेडी बियर जो कि उससे इरिटेट होते हुए कहता है, मैं सिर्फ जायरा का हूँ और तुम मुझे अपना नहीं सकती। खैर, बाय जायरा, माय लिटिल हार्ट। जितने प्यार से उसने लिटिल हार्ट बोला था, इशिता तो मेल्ट हो गई थी और अपने दिल पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ओफ, क्या बोलते हो तुम, मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो लगता है मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी ही बिता लेनी चाहिए, क्योंकि लड़कों को बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। इतने घटिया होते हैं ना। जैसे ही उस टेडी बियर ने यह सुना था, वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां भी वही होती हैं। यह सुनकर इशिता जो कि उससे लड़ते हुए कहती है, अच्छा मैं खराब हूँ? तुम्हें पता है मैं इतनी परफेक्ट हूँ ना, मुझे क्या नहीं आता? मुझे बॉक्सिंग आता है, मुझे स्विमिंग आता है, मुझे मारना आता है, मुझे काटना आता है, मुझे चॉपिंग भी आती है और तुम्हें भी चॉप करके रख दूंगी मैं। जितना ये मुंह खोल करके बोल रहे हो ना इशिता के खिलाफ, कुछ बोल मत देना बेटा। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा जो कि कुछ सोचते हुए आराम से एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि उसे कुछ तो अजीब लग रहा था उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है। और कल कही इशिता की बात कि वो ईशान उसके लिए ठीक नहीं है, ज़ारा बहुत ओवरथिंक करती थी। उसे चाहिए होता था कि उसके दिमाग में पहले से ही सारी प्लानिंग्स हों और आसपास कोई भी खतरा आए उससे पहले उसके दिमाग में वो क्लिक हो जाए। और इसी वजह से ज़ारा का ओवरथिंकिंग मोड जो कि हमेशा ऑन ही रहा करता था। अब वो ऑफिस तो पहुंच गई थी, लेकिन अभी भी बिल्कुल उसी सस्पिशियस निगाहों से सबको देख रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो टेडी बियर किससे कनेक्टेड हो सकता है और आखिर उसने ऐसा क्यों बोला कि ऑफिस आओ, मैं तुम्हें दिन भर देखना चाहता हूँ। अब ज़ारा यही सब सोचते सोचते आगे की तरफ बढ़ी थी, तभी अचानक से अहाना उसके सामने आ जाती है। अचानक से अहाना को अपने सामने देख करके वो हल्का सा डर गई थी और जैसे उसका ख्वाब एकदम से टूट गया हो। तभी अहाना उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ आप ठीक है ना मैम? ज़ारा अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। चलो, वैसे वो शान कहाँ है? तभी अहाना कहती है, मैम वो तो आपकी कैबिन के ठीक बाहर खड़े आपका वेट कर रहे हैं, अब आइए। और जैसे ही वो कैबिन तक पहुंची थी, वाकई ईशान वहीं पर अपने दोनों हाथ को पीछे की तरफ बांधे बिल्कुल बॉडीगार्ड ड्रेसअप के साथ रेडी था। साथ ही में उनके कानों में इस वक्त ब्लूटूथ लगा हुआ था, आंखों में ब्लैक गॉगल्स। और उनके लुक को देख करके अहाना धीरे से अपने दिल पर हाथ रखती और पीछे से ज़ारा की कहती है, ये इतने हैंडसम है ना, प्लीज़ अगर हो सके तो मेरी सेटिंग करा देना। एक तरफ अहाना का इतना बोलना हुआ था और वहीं दूसरी तरफ ज़ायरा का जवाब। हाँ, ज़ायरा ने कुछ बोला नहीं था, बस अपनी आंखों से घूर दिया था अहाना को कि वो एकदम से सच पका गई थी और अपनी जगह पर ही अपने सर को हल्का सा नीचे की तरफ झुका लेती है क्योंकि उसे लगा था कि शायद उससे गलती हो गई है। ज़ायरा जो उसकी तरफ देख करके बहुत धीरे मगर कमांडिंग वॉइस में कहती है, 20 मिनट्स, कॉफ़ी और करण राठौर की सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे कैबिन में होनी चाहिए। और ये बोलकर वो अंदर की तरफ जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते अपने हाथों से उसने इशारा कर दिया था ईशान को अंदर आने का। एक तरफ वो जाकर के मेन चेयर पर बैठती और वहीं दूसरी तरफ ईशान बहुत ही डिसिप्लिन बॉडीगार्ड की तरह अंदर की तरफ आ गए थे और एक स्मोक लेते हुए अपने चेहरे पर धीरे से कहते हैं, एनीथिंग यू वांट फ्रॉम मी। उनकी एक्सेंट और उनकी टोन को सुन करके ज़ारा जो थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए कहती है, क्या दे सकते हैं आप मुझे मिस्टर ईशान रॉय? ईशान हल्का सा आगे की तरफ अपने स्टेप्स को बढ़ाते हुए कहते हैं, आप जो डिमांड करें मैडम। यह सुनकर ज़ायरा के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी और वो अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए धीरे से कहती है, आपके डॉक्यूमेंट्स मिस्टर ईशान रॉय। ईशान ये सुनकर के अभी भी अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखे हुए थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हल्की थी कि नज़र नहीं आ रही थी। बस उनका चेहरा नॉर्मल दिख रहा था, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी गुस्सा करते थे तो उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते थे और अगर वो सीरियस होते थे तब भी बहुत डरावने लगते थे। इसी वजह से उन्हें
प्रोफेशनल रहने के लिए थोड़ा सा अपने चेहरे पर स्माइल रखना ही पड़ता था, स्पेशली ज़ायरा के सामने। और ज़ायरा की इस बात को सुन करके वो अपने चेहरे को हाँ मिलाते कहते हैं ओके बट मैं कल। लेकिन तभी ज़ायरा जो कि अपना हाथ दिखाते हुए कहती है आज चाहिए मुझे, आज के आज, और वो भी आपके पास मैक्स टू मैक्स सिर्फ 1 आवर है। अगर आप मुझे दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हमारी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय इस तरह के एटीट्यूड्स रखते हैं कि मेरे बनाए हुए रूल्स को फॉलो ना करें, हम उन्हें हायर नहीं करते, और अगर कर लिया तो वो बहुत जल्द जॉब से निकाले जाते हैं। और आपके तो कोई पास डॉक्यूमेंट्स हमने चेक भी नहीं किया, उसके बिना जस्टिफिकेशन के हम आपको हायर नहीं कर सकते। ईशान अपने हाथ को ले जा करके धीरे से उसी टेबल पर रखे थे जहाँ अभी तक ज़ायरा का हाथ रखा हुआ था, और धीरे से अपनी उंगलियों को टैप करते हुए कहते हैं पर आपने तो मुझे ऑलरेडी हायर कर लिया है मैम। ये सुनकर ज़ायरा जो कि हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं और आपको लगता है कि अगर सीईओ ने आपको हायर कर लिया तो आपको फायर नहीं कर सकते हैं। जिस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आपका रुतबा ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो आपका आखिरी दिन होगा इस ऑफिस में। मेरे बनाए हुए रूल्स को मैं खुद भी नहीं तोड़ती, तो मेक श्योर कि आप भी ना तोड़ें। 1 आवर मिस्टर ईशान रॉय। ईशान जो कि इस बात का जवाब न देते हुए पहले तो सीधे तरीके से खड़े हुए थे और फिर एक बार ज़ायरा की तरफ देखते और अपने फ़ोन को बीच में निकाल लिए थे। इस तरह से ज़ायरा को अपने बीच को इंटरप्ट करता हुआ देख करके काफ़ी गुस्सा आता था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती। उससे पहले ही ईशान ने किसी को कॉल लगा दिया था और दूसरी तरफ से कॉल भी एकदम से पिक हो गया था, जिसे दूसरी तरफ से पहले ही अंदाज़ा हो कि ईशान का कॉल आने वाला है। ईशान जो एक बार ज़ायरा की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हैं और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहते हैं मेहर, डू मी 1 फेवर। मेरी सीईओ मैडम को मेरे बारे में जानने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। डॉक्यूमेंट्स लेकर के दिवा गोल्ड्स एंड डायमंड्स के मेन ब्रांच पर पहुंचो 15 मिनट में। और ये बोलकर बिना कुछ दूसरी तरफ का जवाब सुने ईशान ने फ़ोन कट कर दिया था। और जैसे वो पीछे की तरफ मुड़े थे, इस वक्त ज़ायरा अपनी कातिलाना निगाहों से उसे घूर रही थी और गुस्से में खड़े होते हुए कहती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ एक्चुअली what you wanted to prove? मैं आप में क्यूरियस हूँ, मैं आप में इंटरेस्टेड नजर आती हूँ आपको। ये सुनकर के ईशान आगे बढ़ते हुए कहते हैं काम डाउन, मैंने तो सिर्फ सच बोला है, प्रॉब्लम क्या हो गई? और वैसे भी आप 1 आवर करी थी तो मुझे लगा वाकई आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही है मुझे जानने में। इट्स ओके, लड़कियों को मन करता है मेरे बारे में जानने का, नॉट अ बिग डील फॉर मी। ये सुनकर ज़ायरा कहती है बट इट इज़ अ बिग डील फॉर मी। ज़ायरा ओबेरॉय हूँ मैं, जयेश ओबेरॉय की बेटी, एंड यू नो व्हाट, एक लौती बेटी। और आपको लगता है कि मैं आप में इंटरेस्ट ले रही हूँ? कैसे सोच लेते हैं अपने औकात के बाहर, और वो भी इतना ज़्यादा। यो मिस्टर, अगर मुझे आपकी फाइट पसंद नहीं आती ना, मैं आपको कभी हायर करती ही नहीं। इस बात का भी जवाब ईशान ने बहुत ही कामली दिया था, पर अब तो आ गई है पसंद मेरी फाइट, और आपने मुझे हायर भी कर लिया है, बाकी आपकी मर्जी। तभी ज़ारा जो कि इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी और अपने हाथ को ले जाकर के अपने बाल पर धीरे से रखते हुए कहती है ओह गॉड नो, क्या करूँ मैं इस आदमी का? यू नो व्हाट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस राइट नाउ। जैसे ईशान पीछे की तरफ मुड़े थे वहाँ से जाने के लिए, लेकिन तभी अहाना अपने हाथ में एक तरफ कॉफ़ी और दूसरी तरफ फाइल्स लेकर आ रही थी। जैसे ही वो कॉफ़ी मग उसने ले जाकर के ज़ारा के सामने रखा था और ज़ारा उसे पीने वाली होती है, तभी दौड़ करके ईशान जाकर के उसके होठों और उसके कॉफ़ी मग के बीच अपने हाथ को लगा दिया था, जिससे उसका हाथ हल्का सा ज़ारा के होंठ से टच हो जाता है और वो एकदम से अपने चेहरे को पीछे करते हुए कहती है नो, व्हाट नॉनसेंस इट इज़। अभी ज़ारा जो कि अपने कॉफ़ी को अपने हाथ में ले करके ऑलमोस्ट पीने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो देखती है कि उसका कॉफ़ी तो उसके हाथ में है ही नहीं। कॉफ़ी मग तो इस वक्त ईशान के हाथों में जा चुका था और अहाना ज़ायरा के सामने ही वो कॉफ़ी को हल्का सा सिप करके टेस्ट करते हैं और फिर थोड़ा देर रुकने के बाद धीरे से पॉज लेते हुए कहते हैं नथिंग सस्पिशियस, नाउ यू कैन हैव इट। और ये बोलकर बड़े इज्जत के साथ और प्यार से हल्का बेंट होकर के दोबारा से ज़ायरा के सामने उन्होंने कॉफ़ी मग को रख दिया था। अहाना जो कि अपना मुंह खोल करके ईशान की तरफ ही देख रही थी और फिर एक बार वो ज़ायरा की तरफ देखती है।
ज़ारा जो कि फ्रस्ट्रेट होते हुए अपनी 2 उंगलियों से अपने फोरहेड को रब करती है और फिर अहाना की तरफ देखते हुए कहती है, जस्ट लीव। और ये बोल करके उसने तुरंत ही अपनी निगाहों को नीचे की तरफ झुका लिया था, न जाने कुछ सोचते हुए शायद। लेकिन अहाना समझ नहीं पाती क्योंकि उसकी निगाहें तो ज़ारा पर थी ही नहीं। उसे लगा था कि शायद ईशान से फ्रस्ट्रेट होकर के ज़ारा ने ईशान को बोला है यहाँ से जाने के लिए। और ये सब सोच कर ही अहाना जो कि बहुत ज़्यादा डर रही थी ईशान के लिए कि अब इसका क्या होगा, लेकिन तभी काफ़ी ज़ोर से उसके कानों में दोबारा से आवाज़ आती है ज़ारा की, आई सेड लीव अहाना, करण राठौर की फाइल मेरे सामने रखो और जाओ यहाँ से। अहाना जो कि अपना मुंह बनाते हुए खुद से कहती है, मैंने क्या किया है, मैं तो बस कॉफ़ी लेकर आई थी और 20 मिनट से पहले ही आ गई इवेंट। इनको तो बस डांटने का बहाना चाहिए होता है मुझे, इनको नहीं डांटेंगी, ये हैंडसम है ना इस वजह से। और ये बोल करके वो फाइल को काफ़ी ज़ोर से उसके काउंटर पर रखी थी और जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसने फाइल को पटक तो दिया था काफ़ी ज़ोर से, लेकिन उसके बाद उसे डर लग रहा था। जैसे ही अहाना वहाँ से बाहर निकली थी, ज़ारा ईशान की तरफ देख करके काफ़ी गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, मैंने कहा था चेक करने के लिए मेरा कॉफ़ी, जो आकर के मेहरबानी दिखाने लगे आप, और मैंने आपको अभी अभी कहा था कि मेरे कैबिन से बाहर जाइए। ईशान ये सुन करके बहुत ही कामली जवाब देते हुए कहते हैं, आप अपनी ड्यूटी फॉलो करती हैं, मैं अपनी करता हूँ। बॉडीगार्ड हूँ ऑब्वियसली, बिना चेक किए आपको कुछ भी खाने नहीं दे सकता, एंड दैट्स माई रूल। और मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं अपने रूल को ब्रेक नहीं करता। ये देख करके ज़ारा जो कि थोड़ा देर अपने आप को संभालने की कोशिश करती, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा था। उसे मन करता वो कितना ज़ोर से चिल्लाते इस आदमी के सामने। काफ़ी ज़ोर से अपने हाथों का फेस्ट बना करके ज़ारा अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और फिर चेयर पर काफ़ी गुस्से में बैठते हुए कहती है, काम डाउन ज़ारा। और फिर वो उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, आइंदा से कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ना बोलूँ तो। बात आई समझ? ईशान अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर आप कुछ भी खाएंगे तो उसमें पॉइजन हो सकता है, और अगर आपकी जान को खतरा है तो उन सारे खतरे को सबसे पहले मुझसे भिड़ना होगा। आप परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं हो सकता। ज़ारा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ वो तो दिख रहा है मुझे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों की हरकतों से मैं पागल हो जाऊंगी। इससे पहले कि मेरे राइवल्स मुझे मारे, तुम लोग मुझे पागल करके मार दोगे। और वैसे भी मेरे इतने भी कोई दुश्मन नहीं है, और कोई मुझे जहर क्यों देगा, कोई मुझे मारना क्यों चाहेगा, और मैंने कोई इतनी भी दुश्मनी नहीं निभा रखी है। अभी उम्र ही क्या है, 24 साल की उम्र में इतने दुश्मन बना लूंगी मैं, जो मुझे कॉफ़ी में और मेरे खाने में ले आकर के जहर मिला देगा। ईशान जो कि इस वक्त उसके ठीक साइड में खड़ा था, अभी तक तो उनका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट था। वो सारी बातें सामने की तरफ देख कर ही कर रहे थे, लेकिन इस बात पर उन्हें ज़ारा की तरफ देखना ही पड़ जाता है, और वो उसकी तरफ धीरे से देख करके हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, आपके लिए तो एक ही दुश्मन काफ़ी है, आपको पूरी तरह बर्बाद करने के लिए, ज़ारा मैडम। अभी ज़ारा का दिमाग इस वक्त ईशान की बातों पर ज़रा भी नहीं था, जिसकी वजह से वो कॉफ़ी को इस वक्त बहुत ही घूर घूर कर देख रही थी। और तभी कॉफ़ी मग को ईशान के हाथों में थमाते हुए कहती है, एक काम करिए, आप पूरी पी जाइए, बिकॉज मुझे ना जूठा पीने की आदत नहीं है। ये सुन करके ईशान जो कि फिंगर टिप को रख करके कॉफ़ी मग पर धीरे से कहते हैं, मैंने यहाँ से सब किया है, आप यहाँ से कर लीजिए। ज़ारा जो कि अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, काफ़ी ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल बॉडीगार्ड मिल गए हैं आप। ज़ारा के इस बात को सुनकर ईशान ने उसे अपने कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया था। वहीं ज़ारा भी अब भूल चुकी थी और कॉफ़ी को सिप करते हुए वो सामने के फाइल की तरफ देख रही थी और उसे एक एक करके खोलना शुरू करती है, वो सारी डिटेल्स जो कि करण राठौर के बारे में था। और फिर बेल बजाते हुए उसने दोबारा अहाना को थोड़ी देर में ही बुला लिया था। अहाना का मुंह एकदम से पिचका पड़ा था, लेकिन अब क्या कर सकती थी अहाना, सीईओ की बात मानना तो उसे पड़ता ही, जिसे वो अपने हाथों को आगे की तरफ बांधे अपना सिर हल्का झुकाए हुए अंदर की तरफ आते हुए कहती है, बताइए मैम, क्या फेवर कर सकती हूँ मैं आपके लिए। तभी ज़ारा उसकी तरफ देखकर कहती है, फेवर? तुम मेरे लिए फेवर करोगी? ये तुम्हारी ड्यूटी है, जॉब है तुम्हारा। वैसे करण राठौर कब तक वापस आ रहे हैं? इसके हिसाब से तो वो ज़्यादातर मुंबई या फिर बाहर फ्रांस में रहते हैं। ये सुनकर धीरे से वो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैम, वो एक्चुअली बाहर ही अभी 3 दिन बाद आने वाले हैं बैंगलोर में। उनका यहाँ पर भी ब्रांच है 2 जगह पर, तो फिर आप जाकर उनसे। ज़ारा फाइल को उसके हाथ की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, इसे संभाल कर रखो,
कभी और डिटेल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, और मेरी मीटिंग उनके साथ अरेंज करवाओ जल्द से जल्द। अहाना ने बस सारी बातों को ध्यान से सुन लिया था, लेकिन इसका कोई खास जवाब नहीं देती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी ज़ारा पर। अब उसके बॉडीगार्ड के सामने इतनी डांट जो पड़ गई थी अहाना को, वो जल्दी से उस फाइल को लेकर के बाहर की तरफ भाग गई थी। कॉफ़ी पीते पीते भी न जाने क्यों ज़ारा को हल्का हल्का अपने पेट में काफ़ी टाइम से ही दर्द महसूस हो रहा था, और उसके साथ ही उसके बैक में भी हल्का हल्का पेन था, जिसकी वजह से बार बार वो अपने बैठने के पोजीशन को एडजस्ट कर रही थी। ज़ायरा की डेडिकेशन इस हद तक थी कि चाहे उसके पेट में कितना भी दर्द हो या फिर उसका सर फट रहा हो दर्द से, लेकिन उसके बावजूद भी उसका काम कभी भी वो मिस नहीं करना पसंद करती थी। और जैसे ही वो अपने डोर का बेल बजाती है, इशिता आकर के दरवाज़ा जल्दी से खोली थी और जाकर के वो फाइल को, जो कि उसके हाथ में था ईशान का, उससे साइड के ड्रॉर पर रखती और ज़ोर से इशिता को गले लगाते हुए कहती है, यार दर्द से मर जाऊंगी, हट जल्दी से। इशिता उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ तुझे तेरे पीरियड्स आ रहे हैं क्या? ये सुनकर ज़ारा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, कल से ही दर्द हो रहा है यार, आज बर्दाश्त नहीं हो गई है। हट, मैं सोने जा रही हूँ और तो कुछ खा लेना, ठीक है? और वो अपने कपड़े को चेंज करके ऐसे ही जा कर के बेड पर लेट गई थी और अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेती है ताकि उसे थोड़ा नींद आ जाए, क्योंकि कल रात ही वो बिल्कुल नहीं सो पाई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी भारी हो रही थी। वो सोने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसे तो स्लीपिंग पिल्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे नींद आ ही नहीं रही है। एक तो दर्द, ऊपर से कल रात भी ना सोने की वजह से उसकी आंखें भी भारी हो रखी थी, और साथ इतनी सारी टेंशन। ये करण राठौर तो और आ गया था उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। ऊपर से उसे लंदन भी तो निकलना था अपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील को फाइनल करने के लिए, और अब वो खुद से डिसाइड करती है, मुझे परसों लंदन निकलना है, मैं बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। अब जान का खतरा होता है तो होने दो, और फिर वो बॉडीगार्ड भी तो है मेरे साथ, आई होप वो मुझे कुछ ना होने दे। और यही सारी बातें करके वो अपनी आंखों को ज़बरदस्ती बंद कर ली थी और एक करवट लेकर के कोशिश करती है सोने की। कुछ देर उसे नींद आ भी जाता है, लेकिन लगभग रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में अजीब सी आवाज़ आई थी उसके कानों में, जैसे दोबारा से कोई उसके बेल को बजा रहा हो। और उसकी आवाज़ सुन करके ज़ारा, जो कि अपनी बगल में लेटी इशिता की तरफ देख कर कहती है, ओए लड़की, ओए। और फिर वो खुद से कहती है, जाने दो, सो रही है इतने प्यार से, रहने देती हूँ, मैं खुद देख लेती हूँ कौन हो सकता है। और जैसे उसने अपने वॉल पर लगे क्लॉक का टाइम देखा था, वो एकदम से अपनी आंखें मलते हुए कहती है, इतनी रात में कौन हो सकता है? एक मिनट, क्या कोई आने वाला था? नहीं, मैंने भी तो नहीं किसे, कहीं इस मोटी ने रात में ऑर्डर करके, ओह नहीं, ये लड़की ना कभी नहीं सुधरेगी। ऐसा कई बार हुआ था। इशिता रात में ऑर्डर करती थी और फिर सो जाया करती थी। ज़ायरा बिल्कुल नींद के आगोश में एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ा रही थी। बहुत भारी लग रहे थे उसको अपने कदम, क्योंकि उसके पैर बहुत दर्द हो रहे थे, और साथ ही उसकी बैग भी। वो अपने बैग को धीरे धीरे अपने एक हाथ से सहलाती और दूसरे हाथ से अपनी आंखों को मलते हुए दरवाजे को अपनी आंखें बंद करके ही खोल दी थी, और खोलते हुए बाहर की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, लाइए दीजिए, पेड़ है पहले से या फिर? उसे तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर तो कोई डिलीवरी वाला ही खड़ा होगा जो कि इशिता ने ऑर्डर किया होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं था, और अनकॉन्शियस माइंड उसका समझ जाता है कि क्या झोल हो सकता है। और वो तुरंत ही नीचे की तरफ देखी थी, जैसे उसे पहले से ही समझ आ गया हो, और नीचे की तरफ देख कर ही वो बड़ा सा बॉक्स, बिल्कुल उसी तरह ब्लैक कलर, ऊपर रेड रिबन और वो सिंबल जो कि सांप का था, और उस पर नीचे कुछ लिखा था, फॉर माई कातिल। ज़ायरा इस चीज़ को देखकर के एकदम से डर गई थी और तुरंत भी दरवाज़ा बंद करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही ठीक उसके सामने के नेबर का दरवाज़ा खुल गया था। ये एक आंटी थी जो कि बाहर की तरफ आकर के ज़ोर से अंगड़ाई लेते हुए कहती है, आज तो मेरा फ्लाइट मिस ना हो जाए बस। एक तो बाहर ऑक्सीजन भी नहीं है, सोच रही हूँ बाहर ही जाकर टहला। बेटा ज़ायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और फिर उनकी नज़र पड़ती है सामने रखे उस गिफ्ट पर। ज़ारा एकदम से उस गिफ्ट को देखते हुए कहती है, वो मैं। लेकिन उससे पहले ही वो आंटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा
आसपास की चीज़ों को जानने में क्यूरियस रहती थी वो। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती और अभी उस गिफ्ट को अपने हाथ से उठा पाती उससे पहले ही ज़ारा जल्दी से उस बॉक्स को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, मैं वो मुझे लेट हो रहा था, मैं आप जाइए, आप कहीं निकल रही थी? तभी सामने वाली आंटी कहती है, हाँ बेटा, वो मुझे सिंगापुर निकलना था। बेटे के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, वरना मैं तो फॉरेन जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। अब फॉरेन में क्या रखा है, लेकिन बच्चे की ज़िद है कि मेरी बेटी का बर्थडे है, मम्मा प्लीज़ आ जाओ, तो बस वहीं जाना था। वैसे तो तुम्हें भी इनवाइट किया है, पर मुझे पता है तुम बहुत बिजी रहती हो। तभी ज़ारा कहती है, हाँ वो तो सही है, मैं सोने जाती हूँ, हाँ। तभी वो आंटी उस प्रेजेंट की तरफ बार बार झांकते हुए कहती हैं, वो रखा क्या है उसमें बेटा, बड़ा सुंदर बॉक्स आया है, तुम्हारी डिलीवरी है क्या? ये सुन करके पीछे मुड़ते हुए ज़ारा कहती है, जी वो जी हाँ मैं जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। और ये बोलकर वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके उस बॉक्स को एकदम से अपने आप से दूर कर दी थी। और दूर करने का मतलब ये था कि वो एकदम से उसे फेंक दी थी। और जैसे उसने उस बॉक्स को फेंका था, वो बॉक्स का कैप जो कि अपने आप ही खुल जाता है। और खुलता भी क्यों ना, क्योंकि बेचारा पूरा बॉक्स ही लुढ़क गया था। और बॉक्स के अंदर रखी उन सारी चीज़ों को देख करके ज़ारा, जो कि अपने आप को रोक नहीं पाती उसकी तरफ आगे बढ़ने से, और जा कर के उसकी तरफ धीरे धीरे अपने हाथ को झुका करके उसका सामान देखते हुए कहती है, ये तो कुछ खतरनाक नहीं लग रहा। और फिर वो उस बॉक्स को प्रॉपरली ले जा करके अपने डाइनिंग टेबल पर रखी थी और उन सारे सामान को टटोलते हुए कहती है, ये तो मेरे डार्क चॉकलेट, मेरा फेवरेट वाला, ये क्या है? एक लेटर था उसके अंदर, और साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसके लिए अजीब अजीब से कुछ मसाजर, और साथ ही उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स, कुछ स्ट्रेस बॉल जैसे टॉयज भी रखे हुए थे, और साथ ही एक पेन किलर क्रीम था। और उस पर एक नोट लिखा हुआ था, जिससे धीरे से ज़ारा उस क्रीम से डीअटैच करके निकाल कर पढ़ते हुए कहती है, इससे लगा लेना, पेट दर्द में आराम मिलेगा। ओह, ये सब क्या है? और उसके साथ ही हॉट वाटर बैग भी उसमें रखा हुआ था। ये सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए ज़ारा खुद से कहती है, ये सारे तो पीरियड क्रैम्प्स के लिए हैं, पर ये मुझे किसने दे? ये कौन है जो मेरे पीरियड्स तक के बारे में जानता है? ओह माय गॉड, इशू! वो जोर से इशिता को बुलाई थी, जिससे इशिता की नींद एकदम से डिस्टर्ब हो गई थी। और वो चिड़चिड़ा कर बाहर आते हुए कहती है, क्या है यार, तू कभी भी उठा देती है, मैं क्या तेरी नौकर हूँ? क्या है बोल? तभी जोर से ज़ारा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर उसी बॉक्स के सामने लाकर खड़ा करते हुए कहती है, ये कौन है जिसने मेरे पीरियड्स तक के बारे में पता है? और मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? मुझे अभी डर लग रहा है। तब इशिता कहती है, अरे यार, इतना रोमांटिक है। अरे यार, इसमें तो लेटर भी है, रुक मैं पढ़ती हूँ। हाँ, लेकिन जोर से ज़ारा उसके हाथ से उस लेटर को छीनते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ पर्सनल बात लिखी हुई तो? तब इशिता अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, ओ मैडम, मुझसे ज़्यादा पर्सनल क्या हो गया आपकी ज़िंदगी में? और ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता और तेरी ज़िंदगी में हो रही है? हाँ बेटा, मेरे साथ में ज़्यादा नाटक नहीं, तेरे एक बाल टूटते ना इशिता को पता चलता है। चल दिखा मुझे लेटर में क्या लिखा है, दिखा। लेकिन ज़ारा उसे पीछे करते हुए कहती है, नहीं यार, रहने दे, नहीं पढ़ना मुझे। वैसे भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। पुलिस कंप्लेन करूँगी तो? मैंने बोला था पुलिस को कि ये मामला दबा करके सॉल्व कर दे, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि आपको एफआईआर करना पड़ेगा। एफआईआर क्या करूँ मैं? हाँ, कि कोई मुझे प्रेजेंट भेज रहा है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब इशिता कहती है, वैसे लेटर के बाहर बड़ा प्यारा सा दिल बना हुआ है ना, मैं ज़रा देख तो लूँ प्लीज़। इशिता को तो उस लेटर के ही ना जाने क्यों इतना जानने का शौक चढ़ा था। इशिता को तो उस लेटर में क्या लिखा है यही जानने का शौक चढ़ गया था। अब इस सारे चीज़ों को देख करके ज़ारा भी थोड़ा सा क्यूरियस तो हो रही थी कि वो भी तो जाने कि आखिर ये है कौन सा शख्स जो कि उसके बारे में इतना कुछ जानता है, और क्या लिखा हो सकता है इस लेटर में उस आदमी ने। जैसे ही आकर के ज़ारा बेड पर बैठी थी, तभी इशिता कहती है, चॉकलेट्स लाऊं तेरे लिए या फिर स्ट्रेस बॉल? तभी ज़ारा उन सारे सामान को इशिता को छोड़ने के लिए कहती है और उसे अपने पास बुलाते हुए बोलती है, इधर आओ तुम, मैं लेटर खोलने जा रही हूँ।
डर लग रहा है, खोलूं या रहने दूं? इशिता कहती है, अरे खोल ना, तू बोलते मैं खोल देती हूँ। मुझे भी तो देखना है कितना रोमांटिक है ये हमारे जीजू। जायरा उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, तू पहले बना ले इनसे रिश्ता। जीजू सुन पहले। मैं खोल रही हूँ। धीरे धीरे वो लेटर बाहर की तरफ निकल रहा था और जायरा का दिल थक 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 कर रहा था। वो जानने की कोशिश में लगी हुई थी कि आखिर उसे क्यों इतना मन कर रहा है इस आदमी के बारे में जानने का। लेकिन फिर वो खुद से कहती है, नहीं ऐसा थोड़ी ना है, मुझे तो बस इस आदमी को ढूंढ करके मरवा दूंगी उसे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, इस आदमी से कभी ना मुलाकात हो भगवान। और फिर वो पहला लाइन पढ़ना शुरू की थी, आई नो माई जान इज इन पेन बट ट्रस्ट मी, तुम आगे ये लेटर जैसे ही पढ़ती जाओगी तुम्हें रिलीफ मिलेगा। इशिता कहती है, अरे वाह, ऐसी कौन सी दवाई है इस लेटर के अंदर, ला मैं पढ़ूँ क्या, जल्दी जल्दी पढ़ूंगी। इशिता की बातों को सुनकर जारा कहती है, तू ना थोड़ा दूर ही रह समझी, मेरा मैटर है और मेरे लिए लेटर है। मैं पढ़ती हूँ, ओके। आगे लिखा है, फील इट, कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे आस पास हूँ। और ये जैसे उसने पढ़ा था वो एकदम से अपने अगल बगल देखना शुरू कर दी थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर से नीचे हर कोने में देखना शुरू कर दी थी। और फिर अपने पैर जो कि उसने अभी बेड के नीचे रखे हुए थे उसे तुरंत ही ऊपर की तरफ करते हुए कहती है, ये आस पास क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी इशिता कहती है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, खैर आगे बढ़ आगे बढ़। तभी जायरा कहती है, धीरे धीरे तुम्हारा सर सहला रहा हूँ। और वहीं उसके कमर में थोड़ा दर्द शुरू हो गया था क्योंकि बैठने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जब उसके पीरियड क्रैम्प्स चल रहे होते थे और वो अभी अपनी कमर पर हाथ रखी थी। तब इशिता कहती है, तू आगे पढ़ना यार, कितना नाटक है तेरा, कितना पेशेंस लेवल बढ़ नहीं रहा है मेरा, मेरा पेशेंस लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, पढ़ आगे। ज़ारा कहती है, रुक जाओ मेरी माँ। बैठे बैठे ज़ारा को थोड़ा पेन हो रहा था और वो लेटर पढ़ते पढ़ते ही अपने आंखों को हल्का सा बंद करके लेटर को हल्का नीचे करती है और फिर अपने एक हाथ से अपने कमर पर अपना हाथ चलाने लगती है और फिर धीरे से कहती है, यार ये कमर दर्द। उसे पीरियड क्रैम्प से बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था। तब इशिता उसके हाथ से लेटर छीनने की कोशिश करते हुए कहती है, तू तू रहने दे, मेरे पास ना इतना पेशेंस नहीं है बेटा, तू कल तक पढ़ेगी क्या, लाना मैं पढ़ती हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करती हूँ। लेकिन ज़ारा उसके हाथ से उस नोट को छीनते हुए कहती है, रुक जा, मैं पढ़ रही हूँ, रुक जा मेरी माँ। तुम्हारे बैग पे प्यार से मसाज करूँगा। इसे ये कैसे पता चला कि मुझे अभी मसाज की ज़रूरत, हे भगवान, कुछ भी डिमांड होगी तुरंत पूरी करूँगा, जब रोओगी तो हंसाऊँगा और जब हंसोगी तो तुम्हारे डिम्पल्स को देखता रह जाऊँगा। इसे ये भी पता है कि मेरे डिम्पल्स पड़ते हैं। ये सुनकर केशिता कहती है, गाल पर ही डिम्पल पड़ता है, कोई प्राइवेट जगह पर नहीं, ऑब्वियसली सबको पता होगा, तू हंसती है तो ही पड़ जाते हैं तेरे डिम्पल्स। आगे बढ़। आगे लिखा है, क्या आलम होगा वो जब तुम मेरे करीब बैठी होगी। हाँ मैं थोड़ा डरावना हूँ, ऐसा लिखा है इसने। इशिता कहती है, अब हाँ तो अच्छी बात है, वैसे भी डार्क रोमांस में डरावने लोग ही होते हैं, हाँ चल आगे बढ़। तभी ज़ारा आगे कहती है, स्ट्रिक्ट तो बहुत हूँ पर तुम्हारे लिए अपने सारे गुस्से को साइड में रखकर तुमसे बात करूँगा। गुस्से में कभी बात नहीं करूँगा क्योंकि गुस्से में बात कौन करता है, तो गुस्से में क्या ये इंसान खून करता है। इशिता कहती है, ओवर थिंकिंग की दुकान, आगे बढ़। आगे वो धीरे धीरे बोलती है, वैसे तुमसे तो अलग नाराज़गी है मेरी, अभी कुछ नहीं बताऊँगा, बट जिस दिन तुम मेरी वाइफ बनोगी ना, तुम्हें एहसास कराऊँगा कि तुमसे इतना ऑब्सेशन क्यों है मुझे, ये आदमी मुझसे ऑब्सेस्ड है। तभी इशिता कहती है, हाँ ये बात तुझे अभी समझ में आ रही है, ऑब्वियसली। तभी ज़ारा जो कि उस लेटर को साइड में करके अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर कुछ सोचते हुए बोलती है, और ये कह रहा है कि मुझे अपनी वाइफ भी बनाएगा। इशिता उसका गाल खींचते कहती है, नहीं तो कौन अपनी बहन के लिए इतनी गिफ्ट्स भेजता है, बेवकूफ़, आगे पढ़। धीरे से आगे वो लेटर की तरफ देखकर बोलती है,
ख्याल रखो अपना। माई कातिल? मैं कातिल नहीं हूँ। उसके आगे लिखा है बस कुछ दिन की ही बात है, क्योंकि उसके बाद मैं तो ये काम खुद करूँगा। मुझे डर लग रहा है। इस आदमी को सब पता होता है क्या? मुझे लगता है मुझे ये घर ही चेंज कर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ रहूँगी नहीं तो उसे मेरा एड्रेस नहीं पता होगा और फिर वो मुझे स्टॉक नहीं कर पाएगा। सही है ना? और हाँ, एक और चीज़, अब मुझे ना इस बिल्डिंग के कैमरा को अच्छी तरह से चेक करवाना है। अगर वो इंसान आता जाता होगा तो किसी को तो कुछ पता होगा ना। एक काम करते हैं, हम कल से ना इस पर बहुत बहुत सीरियस होकर काम करेंगे। मुझे इस आदमी से डर लग रहा है। तभी श्वेता कहती है, डर लग रहा है या फिर प्यार आ रहा है? काश ऐसे कोई लेटर मुझे भेजता। हाय, पर मेरे कहाँ ऐसे नसीब है। काश मेरे भी चिन पर डिम्पल पड़ते ना तो शायद मेरे भी ज़्यादा आशिक होते। जोर से श्वेता को चिपकाए हुए ज़ायरा सो रही थी, क्योंकि आज उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं आसपास कोई उसके आ ना जाए। तभी श्वेता कहती है, ये तो मेरे से इतना चिपकेगी ना तो मेरा लड़कों से वैसे इंटरेस्ट थोड़ा कम है और कम हो जाएगा। अब मसाज दे दूँ तो कहे तो। वैसे ये हक तो तेरे उस होने वाले पति का है, पर कुछ दिन मैं कर देती हूँ। ज़ायरा उससे थोड़ा दूर होते हुए कहती है, तेरी नीयत और तेरी बातें, छी। और ये बोलकर वो दूसरी तरफ करवट करके लेट गई थी। लेकिन आज पूरी रात उसे सिर्फ यही इंसान सताया जा रहा था। उसकी नींद उड़ा करके शायद वो चैन से सो रहा हो, ऐसा ज़ायरा सोच रही थी, मगर ऐसा नहीं था।